हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, मैं आप लोगों को जीएस की क्लास में गांधी युग के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इनसे जुड़े हुए, चाहे वो इनका जन्म हो, चाहे इनके माता पिता, यहाँ तक कि दादाजी का नाम भी आप लोगों को यहाँ मैं बताऊँगा। और उन लोगों से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया वो पेन कॉपी नीचे रख दें। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पेन या कॉपी आप लोग नीचे रख दें, क्योंकि आप ध्यान लगा करके एक बार मेरी बातों को सुनें। मेरी जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, उन चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है। लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा से शुरू करें। एक बार मेरी वीडियो पहले आप अच्छे से देखिए, सुनिए, उसके बाद दोबारा से वीडियो को प्ले करें और जो भी आप लोगों को पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट लगे आप उनको लिखिए और नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गांधी युग के बारे में। जी हाँ, गांधी युग। तो हम बात कर रहे हैं गांधी युग की। गांधी युग, इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। जी हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869। जी हाँ, 2 अक्टूबर 1869। अगर कुछ लोग इसको अक्टूबर मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अब ठीक रहेगा। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले बात करें हम इनके जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था, किस गांव में हुआ था, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात करें हम 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें सन की, जी हाँ, बात करें अगर सन की 1869, तो हम इससे कोशिश करेंगे जोड़ने की, कुछ और बाहर के क्वेश्चनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम इससे थोड़ा बाहरी चीज़ों को जोड़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। जैसे 1869, 1869 में और क्या हुआ था? 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। जी हाँ, सुएज नहर 1869 में क्या हुआ था? सुएज नहर का निर्माण हुआ था। सबसे बड़ी बात करें कि ये कितनी लंबी थी, ये जब पहले चरण में बनकर तैयार हुई तो इसका समय कितना लगा? तो सबसे बड़ी बात है कि 1869 में 10 घटाइए 1859 को सुएज नहर, इसका निर्माण कार्य, इसका निर्माण शुरू हुआ 1869 में। इसका पहला चरण, इसका पहला चरण पूरा हो गया था। इसका पहला चरण जो है 10 सालों में, यानी कि 1859 से 1869 तक, यानी कि 10 सालों में इसका पहला चरण पूरा हुआ। तब इसकी लंबाई, अब जैसे बात करें ये कितना है, लंबाई को याद करने का ट्रिक है, ये कितना है 1869। अब इसमें से क्या करना है आपको? 8 हटा देना है। कितना बचा? 169 किलोमीटर। ये कब थी? पहले थी जब इसका पहला चरण पूरा हुआ था। अगर वर्तमान में इसकी बात करें तो लगभग 193 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 193 किलोमीटर के आसपास है। पहले इसकी लंबाई जब इसका पहला चरण पूरा हुआ तो 169 किलोमीटर थी। 1859 में ये बनना शुरू हुई, 1869 में इसका पहला चरण पूरा हुआ। अच्छा, बात करें सुएज नहर की। सुएज नहर का सुएज नहर से थोड़ी सी हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया था। किस देश ने? मिस्र ने, इजिप्ट,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। मिस्र ने किया था, मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? 1956 में। कब किया था? 1956 में। वहीं दूसरी बात करें 1956 की, कि 1956 में और क्या काम हुआ था, अंदाजा लगाइए। जिन लोगों को पता है वो कमेंट कीजिए कि 1956 में और क्या हुआ था। 1956 में हुआ था LIC की स्थापना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC की स्थापना हुई थी। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 1869 की बात की जाए तो इसमें से 10 घटाएंगे 1859। 1859 में सुएज नहर का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, जो 10 सालों बाद यानी कि 1869 को इसका पहला चरण पूरा हुआ। पहले चरण में इसकी लंबाई 169 यानी 169 किलोमीटर थी। वर्तमान में लगभग इसकी लंबाई 193, कहीं 192 दिया है, कहीं 193, तो हम 193 किलोमीटर लगभग मान लेते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, जी हाँ, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया था, इजिप्ट ने किया था। कब किया था? 1956 में। वहीं अगर 1956 से जुड़ी हुई बात की जाए, एक आध ले लेते हैं हम, तो LIC की स्थापना हुई थी। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिसका स्लोगन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिस्र की। जी हाँ, अगर बात हो रही है मिस्र की तो थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मिस्र से थोड़ी सी बात आ जाती है। मिस्र का वरदान, जी हाँ, मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? नील नदी को। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है किसकी? पूरे विश्व की। पूरे विश्व की जो है ये सबसे लंबी नदी है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। थोड़ी सी और बात करते हैं मिस्र की। मिस्र की जो मिट्टी है, मिस्र की मिट्टी कैसी है? काली है। मिस्र की मिट्टी क्या है? काली है, जिसको कीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? कीमिया। मिस्र की मिट्टी को क्या कहते हैं? कीमिया कहा जाता है। और कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कह सकते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? मिस्र से, जी हाँ, इजिप्ट से। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए, हमको वापस आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग वापस आते हैं, और मैं आप लोगों को एक बार जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप वीडियो दूसरी बार देख रहे हैं तो इसको नोट कर लें, और इससे आगे थोड़ा सा और हम चलेंगे और हम आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को अब वापस आएंगे, हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। गांधी जी की बात कर रहे थे, थोड़ा जोड़ते जोड़ते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कोशिश करेंगे आगे इसको जो है जोड़ते हुए आगे बढ़ने की, और हम जोड़ते जोड़ते थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे चले गए हैं। और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गांधी जी का जन्म जो है 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जी हाँ, 1869 को कहाँ हुआ था? इनके पिताजी का क्या नाम था, इनकी माताजी का क्या नाम था, और इनकी पत्नी का क्या नाम था। साथ ही साथ इनके दादाजी का, जो कि क्वेश्चन में आया है कई बार, जो पेपरों में आया है क्वेश्चन कि इनके दादाजी का क्या नाम है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा आज। तो गांधी जी के जन्म के बारे में बात कर रहे थे हम। 2 अक्टूबर 1869।
2 अक्टूबर 1869। स्थान की बात करें तो ये गुजरात में, यानी कि प्रदेश कौन सा था? गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के, ये क्या हो गया? राज्य। अब बात करें जिले की, पोरबंदर। गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के, अब गांव कौन सा हो गया? काठियावाड़। काठियावाड़ा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ था। वही अगर इनके बात करें पिताजी की, इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी, जिनको हम दूसरा नाम, इसका जो करमचंद गांधी थे, इनको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं, और नहीं पता है तो थोड़ा इधर देखें कि इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, लेकिन इनको क्या कहते हैं? काबा गांधी। काबा गांधी के नाम से भी उनको जो है जाना जाता है। बात करेंगे इनकी माताजी की। जी हाँ, लेकिन माताजी से पहले मैं इनको बता देता हूँ कि इनके दादाजी का क्या नाम था। इनके दादाजी की अगर बात करें तो इनके दादाजी का नाम जो है उत्तम चंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, काबा गांधी इनको कहते हैं। दादाजी इनके उत्तम चंद गांधी, जो कि प्रश्न में कई बार आया है और पूछा भी गया है। खासकर लोगों को नहीं पता होता है तो एक बार देख लें, नोट कर लें कि गांधी जी के दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी। अब बात करते हैं इनकी माताजी का नाम। माताजी का नाम था पुतलीबाई। माताजी का क्या नाम था? पुतलीबाई। वहीं अगर इनके पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गांधी जी से इनकी जो पत्नी थी वो 6 माह बड़ी थी। कितनी थी? 6 माह बड़ी थी। यानी कि जब गांधी जी की जब शादी हुई तो गांधी जी की जो उम्र थी वो 13 साल 6 माह थी। जब गांधी जी की जब शादी हुई तब गांधी जी की उम्र 13 साल 6 माह थी। साथ ही साथ इनकी पत्नी पूरे 14 वर्ष की थी। तो इस वजह से इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। बात करते हैं इनके पुत्रों की। जी हाँ, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वीडियो को दूसरी बार देख रहे हैं वो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है अपना जो है लिख के ज़रूर रख लें, ताकि ये नोट्स की तरह आप लोगों को परीक्षा के समय पर काम आए। क्योंकि वीडियो आप चाहे एक बार देख लो, 10 बार देख लो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप भूल ही जाओगे, लेकिन आप नोट कर लोगे, तुरंत उठाओगे, एक बार से रिवीजन मारोगे, तुरंत आपको जो है याद हो जाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका जो है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को अब इनके पुत्रों के बारे में, जी हाँ, इनके कितने पुत्र थे, क्या नाम था, कौन बड़ा था, कौन छोटा था, कौन उससे छोटा था और कौन उससे भी छोटा था, ये सब मैं आप लोगों को जो है यहाँ बिल्कुल धीमे धीमे अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास बिल्कुल 0 लेवल से है। जी हाँ, हो सकता है कि आप लोगों में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं और उनका मन भी ना लगे यहाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कुछ लोग जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनका स्टार्टिंग है, अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे उन लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग बिल्कुल निचले स्तर से, जी हाँ, आप बिल्कुल जो निचले स्तर से मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी और भी जितनी भी वीडियो आएंगी उनमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे थोड़ा गहराई में जाते जाएंगे और
जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हमने आज तक सुने नहीं हैं, परीक्षाओं में जब हम लोग पेपर देने के लिए जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं, हम उन क्वेश्चनों को भी यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं गांधी जी के पुत्रों के बारे में। जी हाँ, इनके पुत्र, इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। अब इनमें कौन बड़े थे, कौन छोटे थे, कौन उससे छोटे थे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। हरिलाल सबसे बड़े इनके कौन थे? हरिलाल। दूसरे थे मणिलाल। तीसरे नंबर के रामदास। चौथे नंबर के देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े हरिलाल, दूसरे नंबर के मणिलाल, तीसरे नंबर के रामदास और चौथे नंबर के देवदास। ये गांधी जी के 4 पुत्र थे। आप लोग जो इन चारों को जो है अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इनसे जुड़ा कई बार आता है परीक्षाओं में कि गांधी जी के 4 पुत्रों के नाम बताइए, या इनमें से गांधी जी के तीसरे नंबर का पुत्र कौन सा है, चौथे नंबर का पुत्र कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा के देता है। तो इनके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को बताऊंगा कि 4 पुत्र तो थे ही, लेकिन गांधी जी ने 5वां पुत्र किसको माना था? गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र किसको माना था? जी हाँ, जिनको अपना टाइटल दिया था। तो ये इनका उत्तर है राय बहादुर जमुनालाल बजाज। ये इनका 5वां पुत्र था। 4 पुत्र, नंबर 1 हरिलाल, नंबर 2 मणिलाल, नंबर 3 रामदास, नंबर 4 देवदास। 5वां पुत्र जो इन्होंने अपना टाइटल दिया था, इनको माना था, वो है राय बहादुर जमुनालाल बजाज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने अपना पुत्र किसको माना था, या 5वां पुत्र किसको माना था, क्या नाम था। ये आप लोगों के सामने है, राय बहादुर जमुनालाल बजाज। बात करते हैं इनसे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हो गई इनके पुत्रों की बात। अब बात करेंगे इनकी उपाधियों की कि इनसे किसने क्या कहा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लें, या जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आप लोगों को ये वीडियो हल्का सा भी अच्छा लग रहा है, अगर 2% भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, देखो सबसे पहले हम बात करें कि यदि हम पढ़ने के मन से आए हैं, तो चाहे वो कोई भी टीचर हो, छोटा टीचर, बड़ा टीचर, अच्छा बुरा, जो भी हम अपने दिमाग से समझ लेते हैं, लेकिन ये हम लोगों की सोच होती है। टीचर कोई भी बुरा नहीं होता है, बस हमें किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, या जरा सा भी आप लोगों की समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल उम्मीद बनाए रखिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे आप लोगों की समझ में बेहतर आता जाएगा, बेहतर। तो कहते हैं ना कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे, हम बने रहेंगे, तो हमारी समझ में बेहतर आएगा, और जब समझ में बेहतर आएगा तो हम परीक्षाएं भी जब अच्छी तरीके से पास करेंगे, पेपर अच्छी तरीके से निकालेंगे। अब बात करेंगे इनकी उपाधियों की। इनकी क्या क्या उपाधियां थी, इनको किसने क्या कहा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम उपाधियों की, कुछ उपाधियां मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ उपाधियां बहुत सारे लोगों ने मिला के दी हैं। अब जहाँ 4 या 6 लोग या 10 लोग या एक ग्रुप ने मिला करके दिए, तो वहाँ उनका नाम कहीं ना कहीं ये लोगों का ये भ्रम हो जाता है कि ये उपाधि उसने दी, इसने दी। तो मैं वो चीज़ें आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं महात्मा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा। दूसरे नंबर पर बात करें बापू। क्या है? बापू। बाबा मलंग। महात्मा किसने कहा, बापू किसने कहा,
बाबा मलंग किसने कहा? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसने कहा? जी हाँ, महात्मा किसने कहा? बापू किसने कहा? बाबा मलंग किसने कहा? राष्ट्रपिता किसने कहा? ये मैं अभी आप लोगों को यहाँ सामने नाम लिख करके बताऊंगा कि किसने क्या कहा था। तब तक आप लोग ध्यान से देखिए, और जिन लोगों की समझ में आ रहा है या जिन लोगों को इनके उत्तर पता हैं तो वो कमेंट में उत्तर जो लिख के बताएं कि किस व्यक्ति ने ये उपाधियाँ दी थी। तो आगे बात करें, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर। महात्मा, बापू, बाबा मलंग, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर। वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा, बापू, बाबा मलंग, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये किन किन लोगों ने उपाधियाँ दी? सबसे पहले बात करें महात्मा की, तो महात्मा की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। वहीं बात करें अगर बापू की, तो बापू की जो उपाधि थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खां। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, बापू जवाहरलाल नेहरू, बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खां, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। आप लोगों को जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये उपाधियां इन लोगों ने कब कब दी थी, किस किस समय पर दी थी, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खां, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। ये उपाधियाँ इन लोगों ने दी थी। तो इस वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। आगे की वीडियो आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो में जो भी पढ़ाई होगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा है, आप लोगों को कुछ इससे लाभ मिल रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ हमारी पढ़ाई में हम लोगों को सहायता मिलेगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।